इस लेक्चर में हम उन स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे जिनमें यूनिट्स का उपयोग नहीं होता है। बाकी तो स्केलर के बारे में आपको पता ही है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आप जैसे पाई जानते हैं, ई जानते हैं जो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, या कोई भी √2 आप जानते हैं, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में, तो थोड़ा सा हमको स्केलर क्वांटिटीज़ विदाउट यूनिट्स के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जानना होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली प्योर नंबर्स होते हैं, जैसे रेशियोज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है, कोफिशिएंट है या एंगल्स हैं। और बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि ये जैसे पाई है या मैथमेटिकल कांस्टेंट्स है √2, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड होता है, इसकी सिंगल वैल्यू होती है। इसके साथ में अभी हम उन स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें फिजिकल यूनिट्स नहीं अटैच होती है। बाकी फिजिकल यूनिट्स अटैच भी होती है कई स्केलर क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल टाइम है, टेम्परेचर है, इसमें यूनिट्स होती है। टाइम में आप सेकेंड अटैच करते हैं, टेम्परेचर में आप डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन अटैच करते हैं। मास में आप ग्राम या किलोग्राम अटैच करते हैं। तो वो ये 3 एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको दिए हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिसमें यूनिट है। अब हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जिनमें यूनिट नहीं है। खासतौर पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एटलीस्ट 10। तो हम ये जान गए जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है, ठीक है, या कोफिशिएंट की बात करते हैं जब हम, तो जैसे कोई इक्वेशन में कोफिशिएंट है y = ax + b, जिसमें x इज़ वेरिएबल और y वेरिएबल है, और a और b क्या हैं, ये एक तरीके से कांस्टेंट्स हैं। लेकिन अब हम जब कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो एक वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल के पहले जो एक पार्ट है, दैट इज a, ये आपका कोफिशिएंट है। ऐसे ही जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लायर की बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है, तब वो चीज़ क्या होती है, एक तरीके से आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी एंड दैट टू विदाउट यूनिट्स होती है, ठीक है। ऐसे ही लॉस वैल्यू इन ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी जब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, और रॉ फॉर्म में इनको हम यूनिटलेस स्केलर भी कहते हैं। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है ऑप्टिक्स में, तो बेसिकली वो क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस स्केलर है, और इसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम को का हम रेशियो लेते हैं। तो देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी एक तरह से एक आपकी स्पीड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये भी क्या है, इसका ये दोनों एक ही क्वांटिटी है और उनका हमने रेशियो लिया हुआ है। तो ये बेसिकली आपको जो एक फाइनल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, ये एक यूनिटलेस स्केलर मिलता है। यदि हम एग्जाम्पल लें कि मान लो जब लाइट एयर से या वैक्यूम से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वैक्यूम में आपको स्पीड पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से जो रेशियो मिलता है, दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास क्या हो गया, वो 1.5 हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है, यदि 1 से ऊपर है, तो देखो 1 से नीचे तो देखो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। 1 से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, दैट इज डेंसर देन वैक्यूम या एयर। इसका एक और सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब स्पीड जो है लाइट की उस मीडियम में कम होगी। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस करती है। ऐसे ही हम मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये बेसिकली इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको ये फ्रिक्शनल फोर्स मिलती है। तो यदि मान लो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो 30% ऑफ द नॉर्मल फोर्स है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन ये नॉर्मल फोर्स। तो ये आपको क्या मिला है, क्या वैल्यू बताई गई है, 0.3। अब इसी को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज टर्म में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, दैट इज 30%। अब जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे फ्लूइड्स में होती है, देखो रिलेटिव डेंसिटी जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी हो गई डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये रो सिंबल से हम यूज कर रहे हैं। तो आर डी मतलब जो है आपका रिलेटिव डेंसिटी है, और रो बेसिकली डेंसिटी है।
ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटी का है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, या आप इसको बोल सकते हैं 13.6 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी होती है मरकरी की। तो मरकरी की बेसिकली डेंसिटी होती है 13 ग्राम पर सीसी, और पानी की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने इनका रेशियो लिया तो आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी मिल गई, दैट इज 13.6। इसी तरीके से जब आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेन बेसिकली रेशियो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, या L0B, जैसा आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक किसी वायर को स्ट्रेच किया 1 मिलीमीटर और उसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर, तो अब ये तो चेंज इन लेंथ हो गई, आपने खींचा तो 1 मिलीमीटर लंबा हो गया, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? तो आप 1 मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आपको पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर कितना हो गया? ये 0.001 मीटर हो गया अपॉन 1, तो स्ट्रेन क्या हो गया? 0.001। थर्मोडायनेमिक्स इंजन में जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये भी एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी देता है जो यूनिटलेस होता है। इसमें क्या करते हैं, आउटपुट एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं इनपुट एनर्जी से। तो बेसिकली ये जो आपका सिंबल है ईटा का, ये एफिशिएंसी है, ये एक यूनिटलेस है। एग्जाम्पल जब हम लोग ने बात की आउटपुट एनर्जी, ये लेट इट बी जूल में है, 200 जूल है, और इनपुट एनर्जी 500 जूल है, तो आपको मिल गया 0.4, और इसको परसेंटेज टर्म में आपने एक्सप्रेस किया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% आपका आ जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी का भाई है। तो इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। और आप एक बात अच्छी तरह जान जाइए कि यहाँ पर इसका जो यूटिलिटी है वो बॉयंसी कैलकुलेशंस में है। होप आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा बहुत याद होगा। अब हम पॉइजन्स रेशियो की बात करेंगे जो इलास्टिसिटी में होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो रेशियो होता है ये एक तरह से लेटरल स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है, और अधिकतर मेटल्स के लिए ये इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव 0.25। एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, आप डिग्री बहुत जगह देखे हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप एक जगह ग्रेड भी आपने कुछ लोग में ये भी जानते होंगे, ग्रेड्स में भी होता है। तो बाकी जब एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, जो जैसे एग्जांपल सर्कुलर मोशन है, वेव्स है ना, तो फिर ये बेसिकली जो एंगल इन रेडियन है ये भी एक यूनिटलेस स्केलर है। इसमें जो थीटा इन रेडियन होता है ये आर्क लेंथ अपॉन ये रेडियस होता है। तो यदि हम फुल सर्किल की बात करेंगे तो फुल सर्किल का आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का किसी भी, दैट इज 2 पाई आर। इसको यदि आप रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई आएगा। तो बेसिकली ये 2 पाई क्या है ना, ये 2 पाई रेडियन है फुल सर्किल के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी वेव्स में, ऑसिलेशंस में बहुत यूज होते हैं। तो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारे यूनिटलेस स्केलर्स ही हैं। प्रोबेबिलिटी में और क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग काफ़ी चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ये क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़ होती है। और हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू जो है वो रेंज करती है 0 से 1 में, और ये प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू है ना, ये बेसिकली यूनिटलेस ही होती है। तो दिस इज नथिंग बट अ यूनिटलेस स्केलर। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा यूनिटलेस स्केलर क्या है, और अलग अलग फील्ड में, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ इनका यूज़ हो रहा है और किस किस फॉर्म में। इज दिस पॉइंट क्लियर?